ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से। तो जो हिस्टोग्राम होता है, इट इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। जो क्लास इंटरवल होता है उसको आप लगाते होते हो हॉरिजेंटल एक्सिस के अंदर, ठीक है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है वो आप लगाते हो वर्टिकल एक्सिस के अंदर। जो एरिया होता है ऑफ ईच ब्लॉक और रेक्टेंगल, जो एरिया होता है इसका रेक्टेंगल का, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ओड रेशो क्या, आउट इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम। तो ये क्या मेजर करती है, ये मेजर वो करती है कि आउटकम विल अकर पार्टिकुलर एक्सपोजर ए डी और बी सी से आएगा, किसके अंदर, केस कंट्रोल स्टडी के अंदर। सेंसिटिविटी क्या होती है कि एबिलिटी फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई ऑल दोज हु हैव द डिजीज। तो उसको ट्रू पॉजिटिव को आइडेंटिफाई करना उसको सेंसिटिविटी कहती है, और ट्रू नेगेटिव को करना वो स्पेसिफिसिटी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं आर आर। आर आर क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो यह मालूम कर लोगे आप। क्लियर। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन द डिविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। ओके, ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। इसके बाद है जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, इट इज़ अ यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू। ये किसके अंदर करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा के अंदर करते हैं ये। और इसको हम नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है। क्लियर। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है C-1 R-1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट that can freely vary once the parameter have been established। तो ये वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है जो कि फ्रीली वैरी कर सकती है। काई स्केयर में और टी टेस्ट में करते होते हैं। क्लियर, काई स्केयर में और टी टेस्ट में। उसके बाद रॉन्ग कैलकुलेशन की तरफ आ जाती है। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ये मालूम करने के लिए कि दो वेरिएबल के दरमियान सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं। तो ये -1 से लेकर +1 तक होता है। अगर R+1 है तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, 0 है तो नो एसोसिएशन, -1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन होता है। ओके, नॉमिनल डाटा के लिए बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नॉमिनल के लिए मॉड होता है। ऑर्डिनल डाटा के लिए हम मीडियन यूज़ करते हैं, और क्वांटिटेटिव के लिए हम मीन इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड द क्वांटिटेटिव। क्लियर। मोड क्या होता है, मोड इज़ अ कॉमनली अकरिंग वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा होता है। क्लियर। इसके बाद है कि यहाँ पर मीन मालूम करना दिखा रहे हैं। ओके, तो ओके, इसके बाद कैलकुलेशन है। अच्छा, ऑड रेशो का भी आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि ऑड रेशो होता है क्या है। ओके, ऑड रेशो की कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट ये भी कैलकुलेशन है। इसको छोड़ के अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। क्लियर। तो ये हमारे बायोस्टैट के क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। अब डिसइंफेक्शन एंड द मिससेलेनियस वाला। तो जो डिसइंफेक्टिव एक्शन होता है क्लोरीन का, वो हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से होता है। जो हाइपोक्लोराइट आयन का माइनर रोल होता है। क्लियर। अगर हम यूवी रेस और ओजोन से कंपेयर करते हैं, तो जो क्लोरीन है उसके पास सिर्फ जर्मीसाइडल एक्शन होता है। क्लोरीन का कोई इफेक्ट नहीं होता किसके ऊपर, बैक्टीरियल स्पोर, सिस्ट, ओवा के ऊपर। इनको किल करने के लिए हम बॉइलिंग करते हैं। होरोक ऑपरेटर्स से हम क्लोरीन डिमांड मालूम करते हैं टू मैयर द क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर द वाटर डिसइंफेक्शन। खासतौर पर वेल डिसइंफेक्शन के लिए हम जो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते थे। ऑर्थोटालुटीन आर्सेनाइड टेस्ट हम करते हैं किसके लिए, रेसिडुअल क्लोरीन को चेक करने के लिए। जो होरोक ऑपरेटर्स होता है इससे आप क्लोरीन डिमांड को मालूम करते हैं, एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट द वाटर। जो ऑर्थोटालुटीन आर्सेनाइड टेस्ट होता है, इट यूज टू टेस्ट द रेसिडुअल क्लोरीन आफ्टर 1 आवर ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम है। अगर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन क्या है 0.5 से कम होती है, तो क्लोरीनेशन प्रोसीजर है उसको आपने रिपीट करना है बिफोर एनी वाटर इज ड्रॉन। तो जो वाटर होता है उसकी बेस्ट डिसइंफेक्शन करनी होती है। जो वेल की होती है वो नाइट के टाइम पे करनी है, लेकिन एपिडेमिक है तो आपने हर रोज़ाना करनी होती है। होरोक ऑपरेटर्स किस चीज़ के लिए होता है, क्लोरीन डिमांड के लिए होता है। क्लियर। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट द वेल। ठीक हो गया। इसमें आप 2.5 ग्राम लेते होते हैं ऑफ गुड क्वालिटी ब्लीचिंग पाउडर फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ 1000 लीटर ऑफ द वाटर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें 33% अवेलेबल क्लोरीन होता है। हाइपोक्लोरस एसिड इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ क्लोरीनेशन। और जो क्लोरीनेशन काम करती है जब pH 7 पे होती है। स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द क्लोरीन। तो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब लेवल कितना होता है, 200, और परमिसिबल 6 होता है, 600 तक होता है। ओके, क्लियर। इसके बाद नेल्गोंडर टेक्निक, ये डीफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर के लिए होती है। सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट एडिट फॉर डीफ्लोरिनेशन, इसका मिमोनिक लैब लाइम, एलम और ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हार्डी वेनबर्ग लॉ के मुताबिक जो जीन्स है वो ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं ना, जेनेटिक पूल। क्लियर। इसके बाद काम की और कुछ भी नहीं है। ओके, इसके बाद हम पीछे की तरफ चलते हैं।
ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की तरफ। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो गैस जो कि एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है रेडिएशन विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। ओके, जो प्राइमरीली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कराने वाले जो गैसेज है, नंबर 1 पे वाटर वेपर्स है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर मीथेन आता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड आता है, फिर ओजोन आती होती है, और लास्ट में आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाते हैं, जिसमें परफ्लोरिनेटेड कार्बन आ जाएगा। क्लियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बगैर जो एवरेज टेम्परेचर होता अर्थ का वो -8 18 होता है, लेकिन आजकल हमारा 15 है। ओके, अब जो मैक्सिमम परमिसिबल रेडिएशन एक्सपोजर है वो 5 रेड की आनी चाहिए या 0.5 रैम की आनी चाहिए। 5 रेडोन या 0.5 रैम पूरे साल के लिए, पूरे जनरल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। और वर्कर के लिए कितनी होती है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम परमिसिबल रेंज, तो वो 50 आ जाती है वर्कर के लिए। जनरल पॉपुलेशन के लिए इतनी आ जाती है। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन आउटसाइड द हाउस, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉस्मिक रेज होती है। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन इनसाइड द हाउस, तो वो टीवी होता है, जबकि मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन एक्सरे होती है। बाकी यहाँ पे साउंड लेवल लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो टिम्पैनिक पपेट की परफोरेशन किस पे होती है, 160 पे होती है। परमानेंट हियरिंग लॉस आपको 100 पे देखने को मिलता होता है। परमिसिबल साउंड लेवल इन द हॉस्पिटल वार्ड तो 20 से लेकर 35 तक होता है। क्लियर। तो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर 20 से लेकर 35 है, उसको आपने तैयार कर लेना है। लंग कैंसर एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है, मोर देन 10 ईयर्स की हिस्ट्री है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कार्सिनोमा और ब्रोंकस हो सकता है। ओके, इसके अलावा मिजोथीलियोमा, जीआईटी कैंसर हो सकते हैं। एस्बेस्टोस मिजोथीलियोमा कराता है। आर्सेनिक की वजह से स्किन का, लंग्स का और लीवर का कैंसर हो सकता है। आर्सेनिक की वजह से, लीवर का तो मैंने सुना, लंग्स का उतना पता नहीं है। स्किन का तो होता है। बेंजीन की वजह से ल्यूकेमिया होता है। बेंजीडीन की वजह से ब्लडर कैंसर है। सिलिका की वजह से लंग कैंसर होता है। वुड डस्ट की वजह से नेजल कार्सिनोमा होता है। क्लियर। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर स्किन का कैंसर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एस्बेस्टोसिस एंड न्यूमोकोनियोसिस अकर्स ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द डस्ट, तो 0.5 से लेकर 3 माइक्रोन होते हैं, वो डेंजरस होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस एसोसिएटेड विद मेसोथेलियोमा लंग कैंसर, तो एस्बेस्टोसिस है, जबकि मोस्ट कॉमन न्यूमोकोनियोसिस सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस सिलिका डस्ट से होती है। एंथ्राकोसिस कोल्ड डस्ट से होती है। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस डस्ट से होती है। क्लियर। इसके अलावा हमारा सिड्रोसिस है, वो हमारी आयरन से होती है। बेगासोसिस शुगर केन थर्मो एक्टिनोमेसिस सकाराइज से होती है। बेसिनोसिस कॉटन फाइबर से होता है। सिड्रोसिस आयरन डस्ट से होता है। इसके बाद लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म भी कहते हैं। ये आपको पेंटर्स में देखने को मिलती है, डेट इज वाई दिस इज कॉल्ड पेंटर कॉलिक। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग तो ये लेड होता है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ लेड पॉइजनिंग तो इनहेलेशन फॉर्म में जाती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर ब्लड लाइन होती है, ब्लूइश लाइन होता है, गामा फेशियल पहला सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है। लेड कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ड्रॉप फुट ड्रॉप होता है, एनकेफ्लोपैथी होती है। बाकी इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो हमारा कोप्रोपोरफायरिन इन यूरिन है, 150 से ज़्यादा आ जाए तो फिर लेड पॉइजनिंग आ जाएगा। इसके अलावा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड है, ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा कौन सा, कोप्रोपोरफायरिन है। ओके, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर आपको बेसोफिलिक स्टिपलिंग और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलेगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेड पॉइजनिंग तो क्या यूज़ करते हो, ईडीटी है यूज़ करते हैं। इनसोम्निया ऑर्गेनिक लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है, यानी ऑर्गेनिक की वजह से आपको सीएनएस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। इनऑर्गेनिक की वजह से नॉन सीएनएस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। सीएनएस साइड इफेक्ट के अंदर इंसोम्निया, मेंटल कन्फ्यूजन, हेडेक, डिलीरियम होता है, जबकि इनऑर्गेनिक लेड या नॉन सीएनएस इफेक्ट में फेशियल पैलर, एलडीएस एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट साइन है। एनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, आरबीसी स्टिपलिंग है, बर्टोलियन लाइन है, लेड कॉलिक है, कॉन्स्टिपेशन है, लेड पॉइजनिंग, रेस्ट ऑफ फूड ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो 12 हफ्तों तक दी जाती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो यानी 3 महीनों तक दी जाती होती है, मैटरनिटी बेनिफिट होती है। जबकि सिकनेस बेनिफिट्स पेएबल 91 डेज तक होती है, और जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेयर होती है वो 22 ईयर्स तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा किसी काम का वैसे है नहीं कि यहाँ पे स्कीम बताई हुई है सेंट्रल वाले, इसको छोड़ देते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 4.75% ऑफ द टोटल वेज बिल हो जाएगा। ओके, द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट 1.75% ऑफ द वेजेस। पता नहीं क्या अजीब बातें लिखी हुई है। ओके, इसके बाद सिस्टम एनालिसिस की तरफ चलते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के अंदर जो बेनिफिट्स होती है आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट अचीव के, जो बेनिफिट्स हमें रिजल्ट फॉर्म है, जबकि अगर बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाए, ओके, तो दोनों मैनेजमेंट टेक्निक होती है। और ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक जिसके अंदर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मालूम करते हैं ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव, उसको सिस्टमिक एनालिसिस कहते हैं। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल प्लान ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच एन ऑब्जेक्टिव। ग्राफिकल प्लान ऑफ ऑल द इवेंट एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच एन ऑब्जेक्टिव। तो ये 2 टाइप की होती है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, रिव्यू टेक्निक। इसमें एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, एरो डायग्राम। और सीपीएम में क्रिटिकल पाथ मेथड तो ये लॉन्गेस्ट मेथड होता है। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल प्लान ऑफ ऑल द एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच एन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें 2 टाइप की होती है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें एरो डायग्राम यूज़ करते हैं फॉर लॉजिकल सीक्वेंसिंग इन विच द इवेंट्स मस्ट टेक प्लेस। ओके, क्रिटिकल बात लॉन्गेस्ट है, इसमें अगर कोई भी एक एक्टिविटी डिले हो जाती है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ओके,
तो ये हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद हम पीछे की तरफ चलते हैं। ओके, स्कूल हेल्थ सर्विस है मेरे ख्याल से। ओके, हेल्थ केयर यूनिट है। एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, हेल्थ प्लानिंग केयर एंड द मैनेजमेंट, इसको ज़्यादातर हमने स्किप करना होगा। करतार सिंह है, इसको छोड़ देते हैं। 10,000 तक कवर करना है, इसको भी छोड़ देते हैं। नर्सिस का स्पेशल न्यू बॉर्न यूनिट है, न्यू बॉर्न, ये इसको भी छोड़ देते हैं। आशा है, ये भी हमारा काम का नहीं है। क्लियर। अच्छा, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर में 4 एज होते हैं एसेंशियल। एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल आना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। इसके एलिमेंट क्या होते हैं? इसका निमोनिक है एलिमेंट, ई से हमारा एसेंशियल ट्रैक आ जाएगा। क्लियर। एल से लोकली एंडेमिक डिजीज़ की प्रिवेंशन और कंट्रोल आ जाएगा हमारा। एक और ई से ईपीआई आ जाएगा, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है। एम से एमसीएच मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्लियर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग आ जाएगा। ई से एजुकेशन आना शुरू हो जाएगा। ओके। एन से न्यूट्रिशन है। टी से ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट और मेंटल हेल्थ आ जाएगी। एस से सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन आ जाती है। कहती है कि जो इक्विटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इसमें इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, बल्कि प्रिंसिपल होता है। 4 प्रिंसिपल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है। क्लियर। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर को प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर भी कहते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। क्लियर। इसके बाद हम देख लेते हैं काम की चीज़ यहाँ पे नहीं है। करतार सिंह है, आशा दिखी हुई है यहाँ पर। ओके। फीमेल हेल्थ वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी है, यहाँ पर भी हमारे काम के नहीं है। ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं। अच्छा, मिड डे स्कूल मील कहते हैं कि मिड डे स्कूल मील है, मील को सप्लीमेंट होना चाहिए, नॉट अ सब्सटीट्यूट टू द ह्यूमन डाइट है। तो जो मील है वो तकरीबन 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के लिए 50% और 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी है। कॉस्ट इसकी कम होनी चाहिए। मील शुड बी डैट कि ये आसानी से स्कूल में बन जाना चाहिए। क्लियर। ठीक हो गया। लोकली अवेलेबल फूड हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। 1/3 कैलोरीज और 1/2 प्रोटीन। ओके। ठीक हो गया। दिस इज मिड डे मील प्रोग्राम आता है हमारा। इसके बाद बीएमआई है। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स है। क्यूटलेट इंडेक्स से मालूम करते हैं। बीएमआई 18.5 से नीचे हो तो वो अंडर वेट होता है। 18.5 से लेकर 24.9 या 25 होता है तो हमारा ये आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा? ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल बीएमआई। ओवरवेट 25 से लेकर 29.9 आ जाएगा। जो ओबेसिटी होती है वो 30 से ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके। तो ग्रेड 1 है 30 से लेकर 34.9, 35 से लेकर 39.9। ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 हमारा 40 से ज़्यादा देखने को मिलता है। वेट इन केजी ओवर ये तो हो जाएगा। बर्थ इंजरी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यू नेटल मोर्टेलिटी इज अ प्री टर्म बर्थ होता है। प्री टर्म चाइल्ड का मतलब है कि उसमें लो बर्थ वेट होगा और प्री मेच्योर होगा, विच कंट्रीब्यूट टू द न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है। क्लियर। जो डेथ होती है ड्यू टू बर्थ इंजरीज आर लेस कॉमन है। इसके बाद इंटरनेशनल ICDS चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। इसमें वाइटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, इसको छोड़ देते हैं हम। बेबी है और कैप्टन नर्सरी है। इसके बाद पंचायत समिति है, इसको भी छोड़ देते हैं। 100 विलेजेस है। तो इसमें कोई काम की बात नहीं थी क्योंकि ज़्यादा इंडिया से रिलेटेड था कंटेंट। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ओके, डिज़ास्टर वाला चैप्टर है ये तो। चलो डिज़ास्टर वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट भी है। कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल। जब आपके पास जगह है तो कंट्रोल टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल होता है। अब इसके 3 मेथड होते हैं, ट्रेंच मेथड, रैम मेथड और एरिया मेथड। ट्रेंच मेथड जब सिलेक्ट किया जाता है जब हमारे पास लेवल ग्राउंड अवेलेबल है, जिसमें जो रिफ्यूज़ है उसको लॉन्ग ट्रेंच में डाला जाता है, 6 से लेकर खड्डा हो गया और इसको हम भर देंगे अर्थ से। रैम मेथड ये जब प्रेफर किया जाता है जब टेरेन होती है। ओके, मॉडरेटली। और एरिया मेथड है उसको देख लेना। बाकी अदर मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल के वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट नहीं है। ठीक है, रिफ्यूज डिस्पोजल। तो अदर मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल में डंपिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग आ जाएगा। कंपोस्टिंग इट इज़ अ बेस्ट होता है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल के लिए बेस्ट होता है। डंपिंग है, इट इज़ अ इजी मेथड फॉर द डिस्पोजेबल और ड्राई वेस्ट। लेकिन जो बेस्ट मेथड है, सेटिस्फैक्ट्री मेथड हमारे पास लैंड होता है वो डंपिंग होती है। रिफ्यूज़ क्या होता है? रिफ्यूज़ इज डम्प्ड इन द लो लाइंग एरिया यूजली एज अ मेथड ऑफ लैंड रिक्लेमेशन है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनसैनिटरी मेथड है। इंसिनरेशन के अंदर क्या बर्निंग कर देते हैं, ये जब करते हैं हमारे पास सूटेबल लैंड अवेलेबल नहीं होती। बेस्ट फॉर हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। कंपोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, इसमें रिफ्यूज़ को और नाइट सॉइल को, स्लज को मिक्स कर देते हैं। ओके, इट इज़ द बेस्ट कल्टीवेशन मेथड। अब इसके 2 मेथड होते हैं, बेंगलुरु मेथड और मैकेनिकल कंपोस्टिंग। एक एनारोबिक होता है, एक एरोबिक होता है। मैनुअर पिट क्या होता है? मैनुअर पिट में क्या होगा? मैनुअर पिट में आप डिगिंग मैनुअर पिट है बाई इंडिविजुअल और बोरियल में दफना देते हो।
लो रिफ्यूज़ को। क्लियर, ठीक हो गया, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हम येलो की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बकेट्स दी हुई है। येलो के अंदर ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट आ जाएगा विद द ब्लड, बॉडी फ्लूइड है, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है, केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, डिस्कार्डेड लाइन एंड मैट्रेस बेडिंग कंटामिनेटेड विद ब्लडी एंड द बॉडी फ्लूइड है। रेड है, वाइट ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें पंक्चर या लीक प्रूफ कंटेनर होता है। ब्लू, ब्लू में ग्लास फिर और मेटालिक बॉडी आ जाती है, इंक्लूडिंग मेडिसिन वाइल एक्सेप्ट दोज कंटामिनेटेड विद द साइटोटॉक्सिक वेस्ट। अगर साइटोटॉक्सिक वेस्ट आ जाएगा तो ओके, तो वो कौन सी आ जाती है हमारी, वो येलो में आ जाती है। येलो का जो ट्रीटमेंट है वो इंसिनरेशन या डीप बोरियल नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल डिसइंफेक्शन। रेड के अंदर रिसाइक्लेबल कंटेमिनेटेड वेस्ट लाइक ट्यूब्स, बॉटल, आईवी सेट, यूरिन बैग, सिरिंजेस विदाउट नीडल और ग्लव्स है। जो वाइट है, ट्रांसलूसेंट या पंक्चर वाली या लीक प्रूफ कंटेनर वेस्ट, इसमें आते हैं वेस्ट शार्प आना शुरू हो जाते हैं, मेटल्स, नीडल्स, ब्लेड्स। ओके, ठीक हो गया। तो आगे हम चलते हैं। डिज़ास्टर के 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट होते हैं। ओके, तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, प्रीपेरेडनेस एंड मिटिगेशन। ओके, रिस्पॉन्स, प्रीपेरेडनेस, मिटिगेशन। पहले रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन, प्रीपेरेडनेस होता है। ओके, डिज़ास्टर से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप होते हैं वो मिटिगेशन और प्रीपेरेडनेस होते हैं। ओके, अब इमरजेंसी प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है कि ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि हैजर्ड को प्रिवेंट करते हैं या इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी को लेसन करते हैं। क्लियर, तो इसमें क्या आता है, फ्लड मिटिगेशन वर्क आ जाएगा, लैंड यूज प्लानिंग आ जाएगा, इंप्रूव्ड बिल्डिंग कोड है, रिडक्शन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड द स्ट्रक्चर्स है। ठीक हो गया। अब डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस क्या होती है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ओके, अच्छा, मिटिगेशन के अंदर क्या करता है, इसका मिमोनिक है फेयर है, फेयर फ्लड मिटिगेशन वर्क अप्रोप्रिएट लैंड यूज ऑफ प्लानिंग, improved building code और as reduction and the protection of vulnerable population and the structure है। क्लियर, तो जो डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस होता है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जिनका मेन मकसद है कि टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू मैनेज, यानी ये ऐसी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ जैसे कोई भी मुल्क होता है वो किसी भी मैनेजमेंट को, डिज़ास्टर को बर्दाश्त कर लेता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें यह करना कि जो तमाम टू इंश्योर दैट ऑल रिसोर्सेज एंड सिस्टम अपनी जगह के अंदर है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एजिस्टेंस टू द डिजास्टर विक्टम, जिससे रिलीफ हम आइए प्रोवाइड कर सके, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर सके। अब इसके जो कॉर्नर स्टोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ओके, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का मिमोनिक है क्रोआ, कम्युनिटी मेंबर, रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। क्लियर, इसके बाद रिस्पांस एंड द रिहेबिलिटेशन है। डिजास्टर के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने मैस क्वालिटी को मैनेज करना होता है। रिस्पांस में फर्स्ट पहले सर्च, रेस्क्यू, फर्स्ट एड करना है कि जो मोस्ट इमीडिएट हेल्प होती है वो अनइंजर्ड सर्वाइवर से आती है। फील्ड केयर में जो मोस्ट इंजर्ड होते हैं उनको वो कन्वर्ट हो जाते हैं खुद ब खुद हेल्थ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए। ट्राइएज के अंदर रैपिडली क्लासीफाई करना इंजरीज को ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिविरिटी ऑफ इंजरी एंड द चांसेस ऑफ दियर सर्वाइवल विद द प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन आ जाती है। क्लियर, तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी उन विक्टिम को दी जाती है जिसमें इमीडिएट या लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस है, इस अफेक्टेड बाय। द लोवेस्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाती है, मोरिबेंड पेशेंट को दी जाती है। 4 कलर है, हाई प्रायोरिटी, मीडियम, एम्बुलेटरी, डेड आ जाता है। टैगिंग के अंदर आपने नेम, एज, प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ की है, ट्राइएज कैटेगरी कौन सी है, डायग्नोसिस और इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर आपने आइडेंटिफिकेशन या डेड बॉडी को निकालना होता है। फिर आ जाती है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के अंदर आपने रिस्टोरेशन करनी होती है प्री डिजास्टर कंडीशन की। इसमें क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, इसका मिमोनिक है WFBV। तो क्या होगा, वाटर सप्लाई होगा, वाटर सप्लाई के लिए 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर को यूज़ करना है। फूड सेफ्टी, बेसिक सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन और वी से फैक्टर कंट्रोल आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद ट्राइएज कलर कोडिंग और उनके सिग्निफिकेंस दी हुई है। लाइक जो रेड होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट के लिए 0 से लेकर 6 आवर के अंदर जो सेव हो सकती है, इमीडिएट रिससिटेशन या लाइफ सेविंग सर्जरी करनी है। येलो या ब्लू, येलो या ब्लू, इसमें हाईएस्ट जो पॉसिबल रिससिटेशन या जो मीडियम प्रायोरिटी पेशेंट होते हैं। क्लियर, जिसमें हाईएस्ट पॉसिबल रिससिटेशन या लाइफ सेविंग सर्जरी होती है, किसके लिए, 6 से लेकर 24 के लिए। ग्रीन वाला एम्बुलेटरी पेशेंट होता है, नो लाइफ थ्रेटनिंग, डेड मोरिबेंट होते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी होती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है कि जो हमारे रिस्क वेस्ट होते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट है जिसमें पैथोजन होगा, लाइक लेबॉर्ट्री कल्चर का वेस्ट है, आइसोलेशन वार्ड से है, टिश्यू स्वैब, मटीरियल, इक्विपमेंट है। पैथोलॉजिकल में बॉडी पार्ट, ब्लड और बॉडी फ्लूइड, फीटसेस आ जाती है। शॉप्स के अंदर नीडल, इन्फ्यूजन सेट, स्काल्पल, नाइफ्स, प्लेट्स, ब्रोकन ग्लासेस है। फार्मास्यूटिकल के अंदर ड्रग्स आ जाती है जो कि एक्सपायर्ड होते हैं, हमें जिनकी ज़रूरत नहीं होती। जीनोटॉक्सिक के अंदर आपके वेस्ट कंटेनिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग आना शुरू हो जाती है, लाइक कैंसर कीमोथेरेपी में जीनोटॉक्सिक। केमिकल के अंदर केमिकल वेस्ट के अंदर आपकी केमिकल सब्सटेंस आना शुरू हो जाते हैं, लाइक लेबॉर्ट्री रिएजेंट है, फिल्म डेवलपर है, डिसइंफेक्टेंट है। वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ मेटल, बैटरी आ जाती है, ब्रोकन थर्मामीटर आ जाएगा, प्रेशराइज कंटेनर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इसमें अनयूज लिक्विड फ्रॉम द रेडियोथेरेपी लेबॉर्ट्री रिसर्च से आता है। इसके बाद वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे, ये सेकंड वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इसमें आता है, सेकंड वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर
24 अक्टूबर क्या होता है, UN डे है, 25 नवंबर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। देर आर 3 फंडामेंटल आस्पेक्ट, तो दी रिस्पॉन्स, मिटिगेशन, प्रीपेरेडनेस क्या मैंने क्या बताया था प्रीपेरेडनेस के अंदर वो लॉन्ग टर्म डेवलपिंग एक्टिविटी है जिससे आप प्रिपेयर होते हैं टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू मैनेज। तो इसमें क्या थे, कम्युनिटी मेंबर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। मिटिगेशन के अंदर आपने हैजर्ड्स को अवॉइड करना होता है। ओके, इसके बाद इसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, रिस्पॉन्स के अंदर सर्च, रेस्क्यू, फर्स्ट एड, ट्राई, टैगिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ विक्टिम, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट आना शुरू हो जाती है। और आपने जो पोस्ट डिज़ास्टर फेस में अगर कोई वबा ना फैल जाए, एपिडेमिक ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्लोरिनेशन करनी है वाटर बॉडीज़ के। क्लोरिनेशन के लिए 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आपने क्लोरिनेशन करनी है। डिसइंफेक्शन करना होता है। क्लियर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविजन करनी होती है। इसके बाद ट्राइगेज में रेड, येलो या ब्लू है, इसके बाद हमारा ग्रीन आ जाता है और ब्लैक आ जाता है। ब्लैक वाला को तो आपने देखना भी नहीं है। ओके ठीक है, इसके बाद रेड वाले हैं, ये इसके अंदर ड्यूरेशन होता है 0 से लेकर 6 घंटे में, जो जिनको रिससिटेशन प्रोवाइड की जा सकती है। 6 से लेकर 24 आ जाएगा आपका, येलो आ जाता है। क्लियर, इसके बाद है कि जो गामा रेडिएशन होती है, गामा रेडिएशन है वो इस्तेमाल होती है फॉर स्टीरिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक सिरिंजेस, स्वैब्स, कल्चर प्लेट, तो उनको स्टीरिलाइजेशन के लिए गामा होती है। आउटोक्लेविंग ये सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए तो मैंने सुना था, इसके अलावा ड्रेसिंग के लिए, मीडिया के लिए होता है। इसमें स्टीम होता है हाई प्रेशर, टेम्परेचर 121 का दिया हुआ है, स्टीम हाई प्रेशर तकरीबन 30 PSI का दिया रहता है। ओके, और ये स्पोर्ट्स को किल कर देता है। इसके बाद हॉट एयर ओवन है, होल्डिंग पीरियड तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 1 आवर, ठीक है। 121 आउटोक्लेविंग का होता है। हॉट एयर ओवन 160 का होता है। इसमें फोर्सेप्स, ग्लासवेयर, सीजर्स, ये तो भूल जाएगी चीज़ें। ओके, कहती है कि जो शार्प्स वेस्ट है वो आपने ब्लू या वाइट ट्रांसलूसेंट में डालने होते हैं, ब्लू या वाइट में डालने होते हैं। क्लियर, शार्प वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, और उनके स्टीरिलाइजेशन कैसे करोगे, उनके ठीक है कैसे करोगे आप, आउटोक्लेविंग से करोगे, माइक्रोवेव या केमिकल ट्रीटमेंट से करोगे। क्लियर, इसके बाद शार्प्स वेस्ट लाइक नीडल, सिरिंजेस, ब्लेड्स, स्काल्पल, ग्लासेस, ये आप किस में डालते हो, आप ये आप डालते होते हो किसके अंदर, ये आप डालते हो ब्लू या वाइट ट्रांसलूसेंट के अंदर, ठीक है। क्लियर, जो ब्लैक वाला यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दिया कलर कोडिंग, लाइक अगर आप यहाँ पे आओ ना, वाइट ट्रांसलूसेंट और ब्लू है, ब्लू के अंदर ग्लास वेयर्स आना चाहिए था, ब्लैक मेटल्स, ब्लू में क्या डाला हुआ, शार्प्स वेस्ट डाला हुआ है, और ब्लैक में इन्होंने डिस्कार्डेड, बिल्कुल ही चेंज कर दिया इन्होंने क्लासिफिकेशन, इसको छोड़ देते हैं फिर। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जो वेस्ट के टाइप लिखी है ऑलरेडी हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो ये भी हमारा हो गया है फिनिश। इसके बाद डेमोग्राफी की तरफ चलते हैं। क्लियर, तो द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट लाइक बर्थ और डेथ के लिए 21 डेज़ होते हैं, और अगर लेट हो गए तो लेट आपको फीस लगेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज 30 दिन के अंदर करना होता है। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इंसिडेंस अमंग टोटल पॉपुलेशन माइनस एक्सपोज कितने हैं और टोटल पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये है। ओके, तो ये सारा फार्मूला आपको बता दिया है। ओके, इट प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट, ये वो हमें अमाउंट प्रोवाइड करती है बाय विच डिजीज कुड बी रिड्यूस इन डेड पॉपुलेशन, अगर हम रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड। नेट रिप्रोडक्शन रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ डॉटर अ न्यू बॉर्न विल बेयर। ओके, इफ़ शी एज्यूम द सेम फर्टिलिटी, यानी अगर उसका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी रेट सेम हुआ तो कितने लाइफ टाइम में वो बेयर करेगी डॉटर्स। ओके, तो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है, इस ये 1 के बराबर होता है। ओके, जो NRR ऑफ 1 है इसका मतलब है कि 2.1 बच्चे चाहिए आपको। ओके, और NRR अगर 1 से कम है इसका मतलब रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस इस पॉपुलेशन की है ही नहीं। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू द वुमेन इफ़ शी हैज़ टू पास थ्रू द हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है, यानी ओके रिप्रोडक्टिव चाइल्ड बेयरिंग एज से अगर गुजरे एट द सेम रेट एट द वुमेन इन ईच एज ग्रुप है। ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स डैट वुड बी बोर्न टू द वुमेन। ओके, ठीक हो गया कि कितनी गर्ल्स पैदा होगी डॉटर वुमेन के अंदर अगर वो एक्सपीरियंस करती है करंट फर्टिलिटी पैटर्न थ्रू हर रिप्रोडक्टिव स्पैन, जो कि 15 से लेकर 44 या 49 होता है, एज्यूमिंग नो मोर्टेलिटी। और जो जनरल फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। क्लियर,
अब डेमोग्राफिक साइकिल लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेज में हाई स्टेशनरी, इसमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, पॉपुलेशन स्टेशनरी। सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो डेथ रेट है वो स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, ओके, जबकि बर्थ रेट वैसे के वैसे ही है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अर्ली एक्सपैंडिंग हो जाएगा। ये आपको साउथ एशिया में, अफ्रीका में देखने को मिलती है, क्लियर। इसमें जो बर्थ रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड हेल्थ कंडीशन और शॉर्टन पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। इसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर लेट एक्सपांडिंग के अंदर जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन स्टिल फर्दर, और बर्थ रेट भी ऐसे ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, ओके। पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बर्ड्स एक्सीड डेथ, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान इसके अंदर होते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि लो बर्थ वेट और लो डेथ रेट होता है, क्लियर। अब ई माइग्रेशन क्या होता है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड एन ओवरव्यू पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस आना शुरू हो जाती है, क्लियर। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नेटिविटी, मोर्टेलिटी है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, इसमें ऐसे इंडिकेटर है जो कि पता नहीं क्या चीज़ें लिखी हुई है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं नॉर्मल अच्छा, दो में डिवाइड किया हुआ है, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स और वाइटल स्टैटिस्टिक्स, डेमोग्राफिक इंडिकेटर को, क्लियर। तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन की साइज़ कितना है, पॉपुलेशन सेक्स रेशो कितनी है, डेंसिटी कितनी है, डिपेंडेंसी रेशो कितनी है। जबकि वाइटल स्टैटिस्टिक्स में बर्थ रेट, डेथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी ये कितनी होती है। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव द 65 ऑफ ईयर ऑफ एज एंड चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर ऑफ एज, ठीक हो गया। वो आर डिपेंडेंट और द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी ऊपर 15 से नीचे और 65 से ऊपर आ रहा हो, नीचे 15 से लेकर 65 आ जाएगा, क्लियर। टोटल 62 यहाँ पे बताई हुई है। जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का 95.4 होती है, यानी जो 2 वाली होती है, स्मूथ बेल शेप होती है, स्मूथ होता है, बेल शेप होता है, सिमेट्रिकली कर्व होता है, ओके, ठीक हो गया। जो एरिया बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन 95 को कवर करता होता है। जो एरिया बिटवीन द वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन, तो ये 68 को करता होता है, 95 और 99.7 थर्ड वाला हो जाता है। मोर अबाउट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये क्या होती है, गॉसियन कर्व बोलते हैं, बेल शेप होती है, स्मूथ होती है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है, ओके। बेस्ड ऑन इनडेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। टोटल एरिया इसका 1 होता है, इसका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1 होती है, एरिया भी 1 होता है, मीन मीडियन मोड सेंटर में आके कोइंसाइड करते होते हैं, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर बताया है कि मॉडिफाइड कुपू स्वामी, ये तो फजूल चीज़ है, ओके। इसके बाद रिफ्रैक्टिव वगैरह कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैटरैक्ट के केसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम की तरह अपने आर्टीरियल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रोक होता है, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, फैमिली प्लानिंग वाला है, ओके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट को मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पल्स इंडेक्स। पल्स इंडेक्स 1200 से मल्टीप्लाई करना है टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी और टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर, टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी और टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर। जो स्पर्मिसाइड होता है, इट इज़ अ केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। किससे करते हैं, वेजाइनल स्पॉन्ज से करते हैं, स्पर्मिसाइड मार देता है स्पाइनल, और इसका हाईएस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है किसका, जो हमारा होता है वेजाइनल स्पॉन्ज, क्लियर। नो स्पर्मिसाइड इज इफेक्टिव अलोन विद कॉन्ट्रासेप्शन, तो आपने इनको बैरियर मेथड के साथ हमने इस्तेमाल करना होता है। मोस्ट कॉमनली यूज मॉडर्न स्पर्मिसाइड्स होती है, तो वो सरफेस एक्टिंग एजेंट होती है, वो स्पर्म्स के अटैच हो जाती है, ऑक्सीजन अपटेक को कम कर देती है, स्पर्म्स को मार देती है, उड़ा देती है। और फेलियर रेट देख लो, सबसे ज़्यादा 0% तक ऑलमोस्ट फेलियर रेट है, वो ऑलमोस्ट किसका होता है, वो आपको देखने को मिलता है सब डर्मल इम्प्लांट, जिसको नोड प्लांट कहते हैं, क्लियर। अब OCP और IUCD का देख लो, IUCD का 0.2 से लेकर 3 तक होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का 0.1 से लेकर 0.5 तक होता है। कॉन्डम का मेल में 2 से लेकर 14 और फीमेल के अंदर मैंने सुना नहीं है कि फीमेल के अंदर भी यूज़ होता है कॉन्डम। तो डायफ्राम का 6 से लेकर 12 होता है, विजाइनल स्पॉन्ज का सबसे ज़्यादा होता है, खासतौर पर जो पैरस वूमन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, क्लियर। आगे मेन ड्रॉबैक ऑफ स्पर्मिसाइड, तो स्पर्मिसाइड की वजह से हाई फेलियर रेट होगा। फेलियर रेट को कैसे देखोगे, टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ओवर टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर मल्टीप्लाई 1200, और यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो है पल्स इंडेक्स यूज़ किया जाता है, ओके। इसके बाद है कि फैमिली प्लानिंग, अच्छा, अनमेट नीड की यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ रही है। अनमेट नीड का मतलब है परसेंटेज ऑफ वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज है, जो कि या तो मैरिड है या इन यूनियन है, लिविंग इन में है, हु वांट टू स्टॉप और डिले चाइल्ड बर्थ, लेकिन वो यूज़ नहीं कर रही है, जो करना चाहती है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रही, क्या पता उसका हस्बैंड कहता है कि मैं आपको अलाउ नहीं करता, ओके। तो वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हु आर मैरिड और एट यूनियन, ओके, यूनियन एंड हु हैव अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ओके, जो कि यूज़ करना चाह रही है, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु आर मैरिड और इन अ यूनियन, ठीक हो गया। अनमेट नीड का मतलब है हु वांट टू स्टॉप और डिले चाइल्ड बेयरिंग, यानी वो फैमिली प्लानिंग को यूज़ करना चाह रही है लेकिन यूज़ नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा, क्लियर। तो जो मैनी वुमेन वो आर सेक्सुअली एक्टिव है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाह रही है विदाउट एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, ओके।
ठीक हो गया, बाय नीदर पार्टनर, तो ऐसे उनको बोलते हैं अनमेट नीड होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं मैरिड वुमन के ऊपर, ओके। लेकिन ये सेक्सुअली एक्टिव वीकेंड वुमन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रीज़न क्या होती है, नंबर वन है कि इनकॉन्वीनियंट और अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस। इनकॉन्वीनियंट सर्विस इज नंबर टू, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हस्बैंड कहता है कि नहीं यूज़ करना या कॉन्ट्रासेप्टिव का डर लगता है, या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, या इनकॉन्वीनियंट है उनके लिए, ओके। कन्वीनियंस नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, या हस्बैंड अवॉइड करता है। फेलियर रेट पर 100 वुमन ईयर ऑफ एक्सपोजर, तो ये पल्स इंडेक्स होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को देखते होता है, क्लियर। तो फेलियर ऑफ क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ फेलियर पर 100 वुमन ईयर ऑफ एक्सपोजर, तो ये पल्स इंडेक्स होता है। फेलियर रेट पर 100 वुमन ईयर्स, ओके, 100 वुमन ईयर्स, क्लियर। टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी आ गया। फेलियर रेट इस 1 है, फेलियर रेट इज़ 100 वुमेन ईयर, टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर 12 होता है, ओके। तो हमने मालूम करना है, तो फेलियर रेट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ओके। और मंथ ऑफ एक्सपोजर 12 दिया हुआ है, और टोटल फिर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी है, 0.01 आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद कंबाइंड ओसीपी है, कहती है कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आप लैक्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पील है, या आप 72 आवर्स के अंदर या 42 आवर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। सेफ ड्यूरिंग द लैक्टेशन है, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अंदर मलाना एन और मलाना डी आ सकती है, ओके। यानी इथेनॉल एस्ट्राडायोल या नॉरगेस्ट्रल या डेजोगेस्ट्रल हो सकता है, ओके। एन का मतलब इथेनॉल एस्ट्राडायोल और डोगेस्ट्रल या नॉरगेस्ट्रल आ जाता है। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, एमआई हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, सर्विकल कैंसर हो सकता है ओसीपी को यूज़ करने की वजह से, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की, वंस अगेन जो कॉम्प्लिकेशन है वही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, एमआई हो गया। तो इसमें आपने यूज़ नहीं करना है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के अंदर, रिलेटिव में के अंदर एज अगर बढ़ गई, लैक्टेटिंग वुमेन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इम्यूनोरिया, एपिलेप्सी, माइग्रेन के अंदर आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कंबाइंड होती है ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है बाय सप्रेसिंग द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन है, क्लियर। ठीक हो गया। जो कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, वो क्या करता है, वो नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को, जो कि एलएच को कम कर देगा और एफएसएच को भी कम कर देगा। ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाती है। इसके बाद ओवेरियन कैंसर है, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ओसीपी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, और हमारा होता है दूसरा हेपाटोसेलुलर कैंसर, एचबीसी से रट्टा मार लो, ये बढ़ जाता है। लेकिन जो कम होती है वो ओवेरियन कैंसर है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, ओवरी एंडोमेट्रियल। लेकिन जो सर्विकल कैंसर बढ़ जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसके बाद है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग मेथड होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। इसमें वुमेन खुद देखती होती है ब्रेस्ट लम्प को। प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर मोस्ट रिकमेंडेड टाइम इज जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिकॉज ब्रेस्ट आर लीस्ट लाइकली टू बी स्वॉलन एंड टेंडर एट दिस टाइम। मोस्ट के लिए क्या करना होता है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन या जिसको इरेगुलर है वो हर महीने के अंदर सेल्फ एग्जामिनेशन करे। लेकिन प्री के अंदर क्या होगा कि जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपने चेक करना होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को देखने के लिए पल्स इंडेक्स यूज किया जाता है, नंबर ऑफ फेलियर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। ठीक हो गया, ओके। एक दूसरा मेथड भी होता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर या एफिकेसी को देखने के लिए, वो होता है लाइफ टेबल एनालिसिस। लाइफ टेबल एनालिसिस में फेलियर रेट फॉर ईच मंथ ऑफ यूज़ है, जबकि यहाँ पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर आता है, ओके। इसके बाद पीमोरी टेक्निक होती है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ लाइगेशन। इसका 0.1 से लेकर 0.3 है। फेलियर रेट ऑफ वेजेक्टमी क्या होता है, 0.15 होता है पर वुमेन 100 वुमेन ईयर्स, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की तरफ। कहते हैं कि होरोक टेस्टिंग अपरेटस से हम क्या मालूम करते हैं, क्लोरीन डिमांड मालूम करते हैं। फॉर to require the amount of bleaching powder for disinfection water. Nosocomial infection are the infection which are acquired by the person while staying in the hospital or healthcare facility. Infection 48 घंटों, infection occurs more than 48 hours after the admission होता है, ओके। ये न्यू डिसऑर्डर को डिनोट करता है। एग्जाम्पल यूटीआई और सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, पेशेंट विद अ वायरल इन्फेक्शन है या हॉस्पिटल स्टाफ से, एनवायरमेंट से आ सकता है। जनरल इंडेक्स हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक इंडेक्स कहते हैं। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ हुक वार्म एग्स पर ग्राम्स, ओके। एवरेज नंबर ऑफ हुक वार्म एग्स के 1 ग्राम ऑफ स्टूल के अंदर कितने आपको हुक वार्म एग्स देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। इट इज़ अगर 300 से ज़्यादा हो एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को बताता है, क्लियर। 300 से ज़्यादा हो मेजर, अगर 250 से लेकर 300 हो तो ये माइनर होता है, 200 से लेकर 250 हो तो ये पोटेंशियल डेंजर है, 200 से अगर कम हो तो ये नॉट सिग्निफिकेंट होता है। नंबर ऑफ हुक वार्म एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर इंडेक्स। एंडेमिक इंडेक्स भी कहते हैं, क्लियर। इसके बाद है कि इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन के लिए स्मोक और स्वेलिंग इंडेक्स होता है। इट इज़ जो सल्फर डाइऑक्साइड इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। जो हमारा स्मोक और स्वेलिंग इंडेक्स होता है, इसमें करते हैं क्या, इसमें एक
वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं, फिल्टर करते हैं वाइट फिल्टर पेपर से अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कंटामिनेंट है। इसके अलावा ग्रेट कोफिशिएंट ऑफ फेस एयर पॉपुलेशन इंडेक्स है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। आइडियली जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, और जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉलीफॉर्म होते हैं, इसमें फीकल और नॉन फीकल ऑर्गेनिज्म दोनों आ जाते हैं। ओके, बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर के अंदर, और इसकी एग्जांपल है ई कोलाई जो कि सिंगल बेस्ट इंडिकेटर होता है फीकल के अंदर। ओके, कॉलीफॉर्म में सिकल में, और जबकि नॉन फीकल में क्लेप्सिला एरोजन आ जाता है। रीजन वाई कॉलीफॉर्म आर सेलेक्टेड एज अ चूजन ऑफ इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉपुलेशन, ना कि वाटर बोर्न पैथोजन, बिकॉज कांस्टेंट प्रेजेंस होता है कोलीफॉर्म का ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ये ऑर्गेनिज्म फॉरेन होते हैं टू द पोर्टेबल वाटर। ओके, तो नंबर 1 तो ये होगा। नंबर 2 इजीली डिटेक्टेड हो जाती है कल्चर मेथड से। नंबर 3 लॉन्गर सर्वाइवल होता है। नंबर 4 इनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अदर इंडिकेटर फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, ये रिसेंट के लिए होता है। फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई किसके लिए होता है? रिसेंट फीकल पॉपुलेशन के लिए। कोलोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस ये किसके लिए होता है हमारा? ये जो स्पोर्स होती है ना, और अगर कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म के नहीं देखने को मिल रहे तो ये हमारे रिमोट टाइम को बताते हैं। ओके, द सेफ डिस्टेंस बिटवीन द लैट्रिन और वाटर सोर्स के दरमियान होना चाहिए। ओके, नॉर्मली कितना होना चाहिए? 15 मीटर तक आना चाहिए। ओके, यानी जो लैट्रिन है वो 15 मीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्लियर, एंड शुड बी एट द लोअर एलिवेशन टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। ओके, न्यूट्रिशन वाला है। ओके, अच्छा न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। 0.85 इन फीमेल और 1 होता है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस हम कैसे लेते होते हैं? ओके, मेजर्ड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब एंड द इलियक क्रस्ट। लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब एंड द इलियक क्रस्ट होती है। ओके, तो ये रिलेट होती है BMI और वेस्ट टू द हिप रेशो होती है। ओके, अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ रिब एंड द इलियक क्रस्ट होती है, किससे को रिलेट करती है? BMI से, एंड द वेस्ट टू हिप रेशो होता है। ओके, मेल्स के अंदर 100 लेकर 102 सेंटीमीटर और फीमेल के अंदर 88 सेंटीमीटर, जबकि वेस्ट ओवर हिप रेशो क्या होता है? वेस्ट ओवर हिप रेशो वेस्ट सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं हिप मेजरमेंट से। वेस्ट सर्कमफ्रेंस कहाँ से लेते हैं? आप लेते होते हो मिड पॉइंट बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ हिप एंड द इलियक क्रस्ट से लेते होते हो। ओके, तो जो वेस्ट हिप रेशो होती है, ओके, मेल्स के अंदर अगर 1 से ज़्यादा हो और फीमेल में 0.85, ये रट्टा मार लेना। क्लियर, यानी वहाँ पर 102 और वहाँ पे 88, 3 चीज़ आपने कम कर देनी, वहाँ से 3 और वहाँ से 3। इसके बाद पोलिश राइस है। पोलिश राइस बेरी बेरी की वजह से हो सकता है। लाइक अगर जो राइस होते हैं उनकी माइलिंग होती है, वॉशिंग होती है, कुकिंग होती है, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। ओके, दैट इज़ वाई आपको पोलिश राइस को अवॉइड करना चाहिए, और पर बॉइल्ड या अंडर मिल्ड आपको यूज़ करना चाहिए। जो थायमीन है या टोस्ट में भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सीरियल्स में भी हो जाता है, जो कि बेकिंग सोडा से बनाई जाती है। थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी और वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। बेरी बेरी 3 होती है, ड्राई होती है, ड्राई में पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, वेट में क्या होती है? कार्डिक इन्वॉल्वमेंट होती है, और इन्फेंटाइल के अंदर आपको इन्फेंट में देखने को मिलती है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ द डिफाइंड एज एरिया अंडर द 2R ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व। ब्लड ग्लूकोज एरिया अंडर द ग्लूकोज कर्व आ जाती है। क्लियर, फॉलोइंग द इंजेक्शन ऑफ फिक्स पोर्शन ऑफ a test carbohydrate as a proportion of the AUC of the standard। ओके, यानी जो ब्लड ग्लूकोज अंडर कर्व लेते हैं, AUC लेते हैं, ओके, ग्लूकोज की आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ अ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो कि 50 ग्राम का होता है, तो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होता है वो ग्लूकोज का या वाइट ब्लड का लिया जा सकता है। अब लो ग्लाइसेमिक या हाई ग्लाइसेमिक, जो इनका जो लो ग्लाइसेमिक होती है ना, 55 और 70 को रट्टा मारना है। हाई ग्लाइसेमिक वाली 70 से ज़्यादा होती है, लो वाली 55 तक होती है। ऐसी फूड जो कि सॉल्युबल या इनसॉल्युबल फाइबर की होती है, वो स्लो रिलीज कराती है ग्लूकोज की, पी कम आती है और एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता होता है। लाइक फ्रूट, वेजिटेबल इनका कम होता है। क्लियर, होल ग्रेन पास्ता है, जबकि जो इजीली डाइजेस्टेबल है उनकी हाई पीक आती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन उन्हें देखने को मिलती है। क्लियर, इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? एरिया अंडर 2R कर्व, एरिया अंडर द कर्व भी कह सकते हैं, ऑफ 2R ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन फॉलोइंग द टेस्ट डोज ऑफ 50 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ AUC ऑफ द स्टैंडर्ड, लाइक जो ग्लूकोज और वाइट ब्रेड है। ओके, 100 पुअर ग्लूकोज के बराबर होता है। 55 से लेकर 70 को आपने रट्टा मार लेना है। ये भी हमारे रेडी पढ़ चुके हैं। जो फूड प्रोडक्ट होती है, फूड प्रोडक्ट या इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, ये हमारे किसके अंदर आते हैं? हमारे आते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आते हैं। इसके बाद लिनोलिक एसिड का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कंटेंट किस में होती है? सनफ्लावर ऑयल में होती है। सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल सनफ्लावर ऑयल में होती है। क्लियर, इसके बाद हम चलते हैं सोयाबीन की तरफ। कहती है कि जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट किस में होता है? सोयाबीन में होता है। क्वांटिटी को रट्टा मार लो। क्लियर, इसके बाद है हमारा
न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क है। अच्छा, विटामिन B12 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसके सेंटर में कोबाल्ट होता है। इसके लिवर, किडनी, मीट होता है। विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन द फूड ऑफ वेजिटेबल्स। इसके अलावा बैक्टीरिया से भी बनते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, डीमाइलिनेटिंग स्पाइनल कॉर्ड न्यूरोलॉजिकल लीजन हो सकती है। क्लियर। अब इसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है, लाइक जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है ना उसको 1.2 माइक्रोग्राम यूज़ करना चाहिए, लैक्टेटिंग में 1.5 और इन्फेंट में 1.2 1.5 आ जाएगा। इसके बाद है एपिडेमिक ड्रॉपसी। इट इज़ कॉज बाय कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल बाय एरिगोमोन ऑयल। ठीक हो गया। जो सीड्स होते हैं एरिगोमोन मैक्सिकाना सीड्स के होते हैं, मस्टर्ड ऑयल के रिजेंबल करते हैं। जो टॉक्सिन होता है हमारा एरिगोमोन ऑयल के अंदर वो सैंग्वानिलीन होता है। सैंग्वानिलीन होता है। सैंग्वानिलीन क्या करता है? पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन को खराब कर देता है जिसकी वजह से नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा स्टेटस है, इसको छोड़ देते हैं। आयरन नीड ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो ये 1 मिलीग्राम होती है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, तो ये 1 से लेकर 1.5 ओके 1 ग्राम कर लो। और आयरन कितना होता है? 1 मिलीग्राम, और ये होता है 1 ग्राम होता है। क्लियर। इसके बाद है 60 kg वेट दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, इंडियंस रेफरेंस मेन है, इसको छोड़ देते हैं। बाइट आउट स्पॉट जीरोफ्थाल्मिया की वजह से होती है। सबसे पहला क्लिनिकल साइन होता है कंजक्टिवल जीरोसिस और सिम्पटम नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 1A में कंजक्टिवल जीरोसिस, 1B में कंजक्टिवल जीरोसिस विद बाइट आउट सपोर्ट, X2 में कॉर्नियल जीरोसिस, 3A और 3B में क्या होता है? जीरोसिस और केराटोमिलेशिया आपको देखने को मिलता होता है। बाइट आउट स्पॉट में फर्स्ट क्लिनिकल स्पाइन कंजक्टिवल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ओके, बाकी प्रीवेनेंस दी हुई है यहाँ पर 0.5, पता नहीं किसकी है। इसके बाद हम आगे WHO क्राइटेरिया तो हमने पढ़ लिया जीरोफ्थाल्मिया का। इसके बाद है कि जो मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल ऐसे मिनरल है जिनकी रिक्वायरमेंट 1 से लेकर 100 मिलीग्राम में चाहिए होती है। ओके, या 0.01% के अंदर आते होते हैं। माइक्रो मिनरल ऐसे मिनरल है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए 100 मिलीग्राम से ज़्यादा। क्लियर, 100 मिलीग्राम से ज़्यादा। और अल्ट्रा ट्रेस आपको 1 से भी कम चाहिए, यानी 100 से ज़्यादा तो वो मैक्रो है, अगर ट्रेस है तो वो आपके माइक्रो आ जाएगी, और अल्ट्रा ट्रेस वाली 1 से भी कम आ जाएगी। 1 ग्राम पर केजी ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट या नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ये टॉक्सिक इफेक्ट को प्रिवेंट कर देते हैं, लाइक विटामिन A, C, E, इसके अलावा सेलेनियम और ग्लूटाथायोन भी हम इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, इसके बाद नियासिन पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेज ईटिंग पॉपुलेशन में होता है क्योंकि मेज के अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं होता। ओके, तो मेज ईटर्स होते हैं उनमें नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ हो सकती है। ओके, इसके अलावा सीवियर केसेस के अंदर आपको कैसल नेकलेस देखने को मिलता है जो कि स्केली पिगमेंटेड रैश होता है, लाइक जो नेकलेस की तरह। क्लियर। इसके बाद क्वाशियोर्कर और मेरस्मस। क्वाशियोर्कर में प्रोटीन वेस्टिंग और मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। अडीमा आपको क्वाशियोर्कर में देखने को मिलता है। मेंटल चेंजेस भी आपको क्वाशियोर्कर में देखने को मिलती है। क्लियर, ठीक हो गया। बाकी जो देखो एपिटाइट पुअर क्वाशियोर्कर में होती है। हेपेटोमेगाली ड्यू टू फैट अपोजिशन ये आपको क्वाशियोर्कर में देखने को मिलती है। और इसमें आपको फ्लैग साइन देखने को मिलता है क्वाशियोर्कर में, हेयर स्पार्स हो जाती है। ओके, बाकी एपिडेमिक ड्रॉपसी है कैसे होती है? कंटामिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद एर्गोनोमाइन ऑयल ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ सैंग्वानिलीन है। क्लियर, तो हमारा हो गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। मिल्क पास्चुराइजेशन को चेक करने के लिए 3 मेथड है, फॉस्फेटेज, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट और कॉलीफॉर्म टेस्ट होते हैं। मोस्ट वाइडली टेस्ट फॉस्फेटेज टेस्ट होता है। क्लियर, ठीक हो गया। जो पास्चुराइजेशन है मिल्क है उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टर्म मेथड, और एक होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। एक और फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड है। फ्लैश मेथड 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेते हैं। होल्डर मेथड में क्या करते हैं? 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक पकाते होते हैं जो कि हमारे घरों में होता है। और अल्ट्रा मेथड के अंदर 125 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 2 से लेकर 3 सेकंड में ठंडा कर लेते हैं। ओके, जो रेफ्रिजरेटेड मिल्क है वो आप 24 घंटों तक रख सकते हो। बाकी पल्सेस है, पल्सेस के अंदर जो प्रोटीन है डेफिशिएंट होता है। कहता है कि सोयाबीन के अंदर 40% प्रोटीन होती है, यानी जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो इन्फीरियर होती है। जो पल्सेस के अंदर प्रोटीन है वो मैथ्यूनिन और सिस्टीन ये दोनों नहीं आती। मैथ्यूनिन को तो रट्टा मार लेना। ओके, जो कि लाइसिन काफ़ी ज़्यादा होता है अमाइनो एसिड पल्सेस के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर पल्सेस के अंदर जो अमाइनो एसिड डेफिशिएंट है वो मैथ्यूनिन होता है। जो हमारा सीरियल्स के अंदर लाइसिन आ जाएगा। क्लियर, सीरियल्स के अंदर लाइसिन है और पल्सेस के अंदर लाइसिन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर, और मेज के अंदर आपको ट्रिप्टोफैन देखने को मिलता है। बाकी लाइसिन तो हर एक के अंदर ही कम है। और सिस्टीन, मैथ्यूनिन ये आपको पल्स में देखने को मिलती है। इसका मेमोरी का CPM से रट्टा मार सकते हो। क्लियर, पल्सेस प्रोटीन CPM है। CPM का मतलब है सिस्टीन, मैथ्यूनिन और पल्सेस आ जाती है। क्लियर। इसके बाद है बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू इज अ मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन फ्रॉम अ फूड, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है कि कितनी एब्जॉर्ब। ओके, ठीक हो गया। प्रोपोर्शन ऑफ एब्जॉर्ब प्रोटीन के एब्जॉर्ब प्रोटीन में से कितनी वह है जो हमारी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई है। बायोलॉजिकल वैल्यू होल एग की सबसे ज़्यादा होती है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर।
तो इसके बाद है कि एग है, एग यहाँ पर बताया हुआ है, तो छोड़ देते हैं। रिचर सोर्स ऑफ विटामिन ए हेलीबर्ट फिश और लिवर ऑयल। ओके, इसके बाद कॉड फिश लिवर ऑयल और शार्क लाया जाता है। ह्यूमन मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी। काउ मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स इन विटामिन सी हो जाता है काउ मिल्क में विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन बी 12 ये प्लांट सोर्स में नहीं होते। हेलीबर्ट लिवर ऑयल में काफ़ी ज़्यादा रिचर सोर्स होता है। फिश लिवर ऑयल है। कैल्सिट्रॉयल को विटामिन डी के 3 फॉर्म होते हैं, कैल्सीफिरॉल, एल्कोकैल्सीफिरॉल, कैल्सिट्रॉयल, जो कि मोस्ट एक्टिव होता है, सनलाइट से सिंथेसाइज होता है। फिश लिवर ऑयल और एनिमल फैट में होता है। लिनोलिक एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं? मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलिक एसिड। इसके अलावा लिनोलिक एसिड भी होता है, एराकिडोनिक एसिड भी होता है, डोकोसा एक्जेनोइक एसिड और इकोसा होता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, तो जो एसेंशियल फैटी एसिड है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? हमारे सेफ फ्लेवर ऑयल में होते हैं। रिचर सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कोकोनट ऑयल में होता है, जबकि ग्राउंड नट ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म गोइटर हो जाएगा। ओके, हाइपरप्लेजिया गोइटर हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथी का हो सकता है। और फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए? 0.5 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। क्लियर? ठीक हो गया। फिर इसके बाद न्यूट्रिशनल इंडिसेस है फॉर यंग चिल्ड्रन। वेट फॉर पहला है वेट फॉर हाइट। ओके, तो ये मसल वेस्टिंग को या एक्यूट मेल न्यूट्रिशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? जो क्रॉनिक के लिए हम हाइट फॉर एज यूज़ करते हैं, हाइट फॉर एज। ओके, तो ये क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन के लिए होता है, जबकि वेट फॉर एज है ये हमारा वेस्ट या अंडर वेट के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? वेस्टिंग और स्टंटिंग कंबाइंड। और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इज अ स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ वेस्टिंग या एक्यूट मेल न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन हो गया हमारा। अब MCH के मैं ख्याल से सिनेरियो आई क्या? अच्छा, प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड द जीरियाट्रिक्स है। तो यहाँ पर MTB एक्ट लिखा हुआ है, यूजेनिक है, हाई रिस्क ऑफ चाइल्ड बोर्न। अच्छा, कंडीशन फॉर MTB लिखा हुआ है। ओके, इसको छोड़ देते हैं बल्कि MTB को। ओके, इसके बाद IUCD है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर पोस्ट प्लेसेंटल एंड द पोस्ट अबार्शन। तो द पोस्ट प्लेसेंटल और पोस्ट अबार्शन में IUCD हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। IUCD इज द मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है अनमोटिवेटेड पर्सन के अंदर। ओके, लेकिन इस केस के अंदर जो पर्सन होता है वो खुद विश नहीं करता इन फ्यूचर इन कंसीव। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ईजी टू इंसर्शन है। ओके, प्रिवेंट यूट्राइन साइनिकी होता है, लॉन्गर एक्शन होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, रिवर्सिबल होता है। क्लियर? फ्री ऑफ सिस्टमिक मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है, नो नीड है। अब आइडियल क्या होता है? आइडियल में मल्टी पैरस में आपने करना है, मोनोगेमस में होता है, एक बच्चा पैदा हो जाए, नो हिस्ट्री ऑफ pelvic इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड है, विलिंग टू चेक एंड हैज एक्सेस टू द फॉलो अप एंड द ट्रीटमेंट होता है। इसका जो टाइमिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन द 10 days ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड है, क्योंकि इसमें डायमीटर सर्विकल किनारों का काफ़ी ज़्यादा होता है। फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है कि जो इमीडिएट पोस्टमार्टम है। अच्छा, लूप इंसर्शन के बारे में बात करते हैं। लूप इंसर्शन का जो कन्वीनियंट टाइम और 6 से लेकर 8 हफ्ते आफ्टर डिलीवरी है, जिसको पोस्ट पुरपुरियल इंसर्शन बोलते हैं। 6 से लेकर 8 या एक्सटेंडेड पोस्टमार्टम कहते होते हैं। Clear? IUCD insertion after the second trimester is not indicated because it causes increased risk of infection है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आपने अप्लाई नहीं करना होता। फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल केयर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, कहते हैं स्पेशल केयर आपको चाहिए होती है क्योंकि ग्रेटर रिस्क ऑफ परफोरेशन होता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के अंदर आपको 350 कैलोरी चाहिए और लैक्टेशन में आपको चाहिए 600 चाहिए। क्लियर? फर्स्ट 6 मंथ में 600 और नेक्स्ट में चाहिए आपको 520 चाहिए होती है। बाकी कैलोरी इसको छोड़ देते हैं। लो बर्थ वेट का मतलब है 2.5 से कम होते हैं रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज है। क्लियर? जो बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट होता है जिस सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सर्वाइवल होता है। 2 मेन एज ग्रुप होते हैं लो बर्थ वेट के, प्री मैच्योर बोर्न और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। प्री मैच्योर का मतलब है कि ये डेवलप्ड कंट्री में होता है जहाँ पे पॉपुलेशन लो बर्थ वेट की लेस होती है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिया। प्री टर्म का मतलब है 37 से पहले पैदा हो गया, 259 डेज में बोलती है। टर्म का मतलब है कि 37 से लेकर 42 या 40 तक, 42 तक कर लो। और पोस्ट का मतलब 42 से अबव और 294 डेज है। प्री टर्म बेबीज़ को मजीद हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो 28 डेज से पीछे एक्सट्रीमली प्री टर्म, वेरी प्री टर्म, ओके, और मॉडरेट टू द लेट प्री टर्म 32 से लेकर 37 है। क्लियर? इसके बाद बर्थ वेट अगर 4 kg से ज़्यादा है तो ये ओवर वेट हो जाता है। इसके बाद ग्लूकोज है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे दी हुई है। ओके, द कंटेंट ऑफ ग्लूकोज इज 75 मिलीमीटर होता है। ओके, रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी ORS 75 होता है मिलीमीटर
पर लीटर, और ग्राम्स की अगर बात करें तो 13.5 होता है। ओके, बाकी कंसनट्रेशन की अगर बात करते हैं इसकी हम ORS की, तो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ट्राई सोडियम सिट्रेट हो गया, और टोटल वेट वगैरह देख लेते हैं। ओके, आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द लैक्टेशन तो 21 मिलीग्राम पर डे होती है। क्लियर, 21 मिलीग्राम पर डे। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ ORS उसको छोड़ देते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी तो पोस्टमार्टम हैवरेज होती है। इनडायरेक्ट काज के अंदर नीमिया आ जाती है। डायरेक्ट मैटरनल मोर्टेलिटी और इनडायरेक्ट आ जाती है। इनडायरेक्ट के अंदर प्री एग्जिस्टेंट डिजीज डेट डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जबकि पोस्ट के अंदर ऑब्स्ट्रेक्ट्रिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है फ्रॉम द इंटरवेंशन लाइक PPH आ जाती है। पेरिनेटल मोर्टेलिटी 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर आ जाती है आपके 7th डे ऑफ न्यू बॉर्न लाइफ। पेरिनेटल के अंदर लेट फीटल डेथ आ जाती है। ओके, और आपकी आ जाती है अर्ली न्यूनेटल डेथ आ जाती है। ओके, जो बेटर ऑब्स्टेट्रिक केयर होती है वो डायग्नोस कर लेगी फीटल स्ट्रेस को, जो कि अर्ली इंटरवेंशन के अंदर आ जाती है। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं अडल्ट के अंदर कितनी आपको चाहिए होती है आयरन की और फॉलिक एसिड के, तो 100 मिलीग्राम वगैरह से छोड़ देते हैं क्योंकि याद नहीं हो रहा। अच्छा, अडल्ट में 100 मिलीग्राम चाहिए आयरन, और जबकि किड्स में आपको 1/5 चाहिए होता है। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो प्रेगनेंसी में आपको कितनी चाहिए थी, आप रट्टा मारा था हमने, प्रेगनेंसी में आपको चाहिए होती है 350 तक चाहिए होती है आई थिंक, और वहाँ पे आपको 600 तक चाहिए होती है। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन वाइटल इवेंट है, मैरिज बर्थ को आपने 21 दिन के अंदर करना, मैरिज को बर्थ और डेथ को 21 दिन तक, और मैरिज को आपने 30 दिन तक करना होता है। ओके, फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड द चाइल्डहुड इलनेस है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो चाइल्ड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है डायरिया की वजह से, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, मलेरिया और मालन्यूट्रिशन की वजह से होती है। क्लियर। अब इसकी हम RYG से हम करना है। आर से क्या होगा, अर्जेंट रेफरल करना है आपने आफ्टर प्री रेफरल ट्रीटमेंट। येलो के अंदर क्या करना है, आपने आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी पर ट्रीट करना है, और ग्रीन में होम मैनेजमेंट आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। येलो के अंदर आपने लोकल इन्फेक्शन को ठीक करना है, ओरल ड्रग्स वाला आपने देनी होती है। क्लियर। WHO recommended ORS is the best measure in the diarrhea for preventing the complication because ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हो सकती है। मेट्रोनिडाजोल आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग 0 से लेकर 6 तक की जाती है एक्सक्लूसिव, और आप 2 महीनों तक 2 साल तक कर सकते होती है। क्लियर। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, नंबर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, 1 साल तक होती है। पेरी मोर्टेलिटी के अंदर लेट फीटल डेथ 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर टू द बर्थ तक आ जाती है लेट फीटल डेथ, और अर्ली न्यूनेटल फर्स्ट वीक में आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, लेट फीटल डेथ, अर्ली न्यूनेटल डेथ, और आपकी लेट फीटल डेथ प्लस लाइफ बर्थ। क्लियर। इट इज़ अ पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी टोटल लाइफ बर्थ इन द सेम ईयर आ जाती है। लेट फीटल डेथ का मतलब है 20 डेथ ऑफ द इन्फेंट आफ्टर द ओके एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन और मोर, जबकि अर्ली आपको फर्स्ट में देखने को मिलती है। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं, आगे है हमारा मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल की तरफ आ जाते हैं। ओके, मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल में आपने रट्टा मारना है। इसका मीमोनिक मैंने बनाया था, बड़ा अजीब सा। पैग आ जाएगा, पैग। P से क्या हो जाएगा हमारा, पॉवर्टी हंगर को करना। E से एजुकेशन आ जाएगा। ओके, G से जेंडर इक्वलिटी आ जाएगा। MMA मोर्टेलिटी चाइल्ड की, मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना। A से एड्स आ जाएगा हमारा। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा एग, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप होता है। इसमें से जो 8 गोल होते हैं। क्लियर। और उसमें 17 होते हैं। 4, 5, 6 आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ। 4, 5, 6 आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ। क्लियर। इसमें दूसरा तीसरा डज नॉट रिलेटेड टू द हेल्थ, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी आती है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द हेल्थ। 2015 तक आपने अचीव करने थे ये, और 2015 से लेकर 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है। लेप्रोसी अब तक खत्म हो चुका है। डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन क्या होती है, मोर देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन आ जाता है। काला आजार के लिए फॉलोइंग वैक्सीन आर अप्रूव्ड बाय, इसको छोड़ देते हैं। येलो फीवर नेशनल्स को छोड़ देते हैं। येलो फीवर इज नॉट पार्ट ऑफ, इसको भी छोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं हम लंग इन्फेक्शन है, मल्टीपर्पज़। ओके, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड द, इसको छोड़ देते हैं। हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, किसी काम का नहीं है, लेकिन काम की चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, स्कूल हेल्थ सर्विस को देख लो। स्कूल हेल्थ सर्विस के अंदर जो मेन, यानी स्कूल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, स्कूल हेल्थ सर्विस होती है। स्कूल हेल्थ में माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकती है, डिजीज ऑफ स्किन ईयर नॉस हो सकती है, डेंटल कैरीज है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें प्रोमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज है। प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड फॉलो ऑफ द डिफेक्ट, अवेकनिंग ऑफ द हेल्थ कॉन्शियसनेस और प्रोविजन ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट। दोबारा बता दूँ, प्रोमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज आ जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, फॉलो ऑफ द डिफेक्ट, अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन आ जाती है। इसके बाद हेल्थ डिलीवरी आ रही है।
ओके, इसके बाद आशा सर्विस है, करतार सिंह है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, इसमें इनसे इन पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट सर्विस, पार्शल हॉस्पिटलाइजेशन आ जाती है, एमरजेंसी सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एलिमेंट्स है बल्कि ये तो, एजुकेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग आ जाती है। ओके, हाँ, कलर ग्रेडिंग यहाँ पे लिखी है, येलो का मतलब एब्डोमिनल पेन है। हम्म, अच्छा, मैं नॉर्मल आईक्यू कितना होता है? 70, वैसे इसको भी छोड़ दो, 100% है। नेशनल पॉलिसी है, मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई थिंक इस सेक्शन में से करने वाला कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग लिखी हुई है, इसको भी छोड़ देते हैं, अभी हमारा काम का नहीं है। ओके, अब आई थिंक आप स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ आ रहे हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, लिम्फेडिनोपैथी आ जाएगा। ये कोल्ड चेन दिया हुआ है यहाँ पर, क्लिनिकल ट्रायल से। अच्छा, कॉम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। एनोफिलीज के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन फीचर होते हैं, नंबर 1 स्पॉटेड विंग्स होते हैं, नंबर 2 एट रेस्ट में आपका एंगल बनाते हैं, नंबर 3 नो बजिंग साउंड। क्या क्या है? नंबर 1 नो स्पॉटेड विंग्स नहीं होते, एट रेस्ट में एंगल बनाती होती है। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको नजर आ जाएगा, एंगल बनाती होती है। एनोफिलीज कौन कौन से डिजीज कैरी करती है? मलेरिया कैरी करती है, एडीज मॉस्किटो कौन सा डिजीज कहता है? डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया वायरस होता है। ओके, एनोफिलीज के अंदर कोई बजिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, 45 डिग्री का एंगल होता है। ओके, अब दोनों के अंदर प्रेग्नेंट फीमेल काटती होती है, लेकिन जो एनोफिलीज है नाइट के वक्त काटता होता है, एन से नाइट, और एडीज वाला डे से काटता होता है। क्लियर? इसके बाद है कि जो रेस्टिंग पोजीशन है, इसमें जो एब्डोमन है स्टिक की अपवर्ड 45 डिग्री का एंगल, जबकि ये लाइन पैरेलल टू द रेस्टिंग सरफेस है। जो एनोफिलीज होता है ये रूरल एरिया में रहता होता है। क्लियर? और ये अर्बन एरिया में रहता होता है, एडीज मॉस्किटो। क्लियर? जो ब्रीडिंग सरफेस के बारे में बात करें तो ये बॉडी ऑफ वाटर में आता है, जबकि हमारा मलेरिया वाला हमारा कहाँ रहता होता है? मलेरिया वाला गंदे पानी में रहता होता है, डेंगू वाला साफ पानी में रहता होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम वैक्सीन, मीजल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन अर्ली इन द इंक्यूबेशन पीरियड, 0.25 मिलीग्राम पर केजी आपने देना होता है। क्लियर? 3 से लेकर 4 दिन ऑफ एक्सपोजर के अंदर। ओके, ठीक हो गया। और ऐसे बंदे जिनके अंदर पैसिव इम्यूनाइजेशन हो गया है, तो लाइव वैक्सीन आपने 8 से लेकर 12 हफ्ते के बाद देनी है। इसके बाद इन्फेक्शन ऑफ कॉलेरा इज अ डोज डिपेंडेंट होता है। ओके, ये इन्फेक्शन जब होता है, नंबर ऑफ कॉलेरा इंजेस्टेड इंक्रीजेज द डोज दैट इज इन्फेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल। ओके, तो आपको कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए? 10 की पावर 11 ऑर्गेनिज्म चाहिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है कैन एक्सक्रीट 10 से लेकर 20 लीटर फ्लूइड, जिसमें 10 से लेकर 7 इतना आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर कैरियर्स लिखे हुए, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, चाइल्ड एरी में आयोडीन की कितनी रिक्वायरमेंट? 250 मिलीग्राम, इसको तरट्टा मार लेना, माइक्रोग्राम आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद है कि लो स्मोलैरिटी ORS आपने इस्तेमाल करना होता है, इसमें जिंक भी आपने ऐड करना होता है। जिंक की वजह से क्या होती है? नंबर एंड द सीवेरिटी ऑफ एपिसोड और ड्यूरेशन ऑफ डायरिया कम हो जाता है। क्यों फीवर दूसरे से डिफरेंट होता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई आर्थ्रोपोड नहीं होता और आपको रैशेस नहीं देखने को मिलते। ट्रांसमिशन क्यों होता है? ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड डस्ट होती है, जो कि कंटेमिनेटेड होती है, यूरिन एंड द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, नंबर 1। या फिर एरोसोल से हो सकती है। क्लियर? एरोसोल से ट्रांसमिशन हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इधर रिस्पायरेटरी रूट है। क्लियर? अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से लेकर 3 होता है। इसमें क्या होता है? फीवर होता है, चिल्स होता है, इसमें आपको लोकल रैश या लोकल लीजन नहीं देखने को मिल सकती। बाकी इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया, हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन होती है। रिकेट्सियल डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। अब टाइफस यहाँ पे बहुत सारे टाइप का है, लाइक जो हमारा एंडेमिक टाइफस होता है, फ्लीज से कैरी होता है। क्लियर? जो स्क्रब टाइफस और ट्रोमिकुलाइड माइट आ जाएगा। क्लियर? जो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा लाउस, ये एपिडेमिक टाइफस, अब एक टाइफस रह गया, स्क्रब टाइफस है। क्लियर? अच्छा, हो गया हमारा रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये भी हमारा टिक से होता है। रिकेट्सियल क्यू फीवर किसी से नहीं होता, कॉक्सिला बर्निटी की वजह से होता है। क्लासिफाई लेप्रोमिन स्किन टेस्ट कैसे करते हैं? 0.51 ml इन द इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में डालते होते हैं। टिपिकल रिएक्शन क्या होता है? 48 आवर्स में आता होता है। ओके, रिएक्शन 48 आवर में अर्ली आता है, 21 में आपका लेट आता है। अर्ली रिएक्शन को हम फर्नांडीज रिएक्शन कहते हैं। फर्नांडीज रिएक्शन, तो इसमें रेडनेस होने ड्यूरेशन मेजर करनी होती है। लेट रिएक्शन के अंदर आपने क्या मालूम करना होता है? आपने 21 डेज़ के बाद देखना होता है। क्लियर? ओके, नोड्यूल देखना होता है। क्लियर? अगर नोड्यूल आपको देखने को मिले 55 mm से ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या है? उसका मतलब पॉजिटिव है नोड्यूल। और साइज़ अगर आ जाए 10 से आ जाए, तो ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। ये डिलेट हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से आ सकता है। क्लियर? अब वैल्यू ऑफ लेप्रोमिन स्किन टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक नहीं होता। ओके, क्या लेकिन ये यूजफुल टेस्ट है टू इवेल्युएटिंग द इम्यून स्टेटस ऑफ द लेप्रोसी पेशेंट है। क्लियर? ये कंसिडरेबल वैल्यू है टू कंफर्म द रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो इन शॉर्ट ये क्लासीफाई द टाइप ऑफ डिजीज, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, इसके बाद है कि 2 लाख यूनिट
थ्राइस एवरी 6 महीने। तो ये आपने विटामिन ए डेफिशिएंसी में 2 लाख यूनिट देने होते हैं किसके, विटामिन ए के, किसके अंदर, ऑयल के अंदर, रेटिनॉल पाल्मिटेट ओरली देने हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ, 1 से लेकर 6 साल में आपने हर 6 महीने बाद देने होते हैं। डोज कम करते हैं इन 6 मंथ टू द 1 ईयर आ जाती है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं नो कट ऑफ वैल्यू है व्हेन टू स्टार्ट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है। ओके, ART शुड बी इनिशिएटेड इन ऑल अडल्ट लिविंग विद HIV होता है, कहते हैं CD4 काउंट है। इसको छोड़ देते हैं हम। ओके, सिरीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, ये कैटल लाइक काउ और शीप में होता है। क्यों होता है? इन्फेक्शन विद द टिक बॉर्न वायरस, जिसको नैरो वायरस कहते हैं, किस फैमिली से, बुनिया विरिडी में आता है। बुनिया विरिडी इन्फेक्शन विद द टिक बॉर्न नैरो वायरस आ जाता है। अब इसका जो होस्ट है कायासिनोर फॉरेस्ट डिजीज़ का स्क्वेरल्स और रेड्स में होता है। मंकी एम्प्लीफाइंग होस्ट होती है। येलो फीवर के अंदर मंकी हमारे होस्ट होते हैं मेनली, इसके लिए येलो फीवर के लिए होते हैं। ओके, इसके बाद स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स के अंदर सेंट्रीपिटल होता है, इसमें आपको एक्जिला की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। रैशेस हमारे फ्लेक्सर सरफेस पे होती है। ओके, रैश सुपरफिशियल सरफेस पे होते हैं, यूनिलाकुलर होती है, पिलियोमॉर्फिक है, मतलब आपको 3 स्टेजेस देखने को मिल सकती है। ओके, एवेल्युएशन ऑफ रैशेस सिग्निफिकेंट होती है, टेम्परेचर भी बढ़ता होता है। लिम्फेडिनोपैथी, टुलरीमिया इज अ जूनोसिस, टुलरीमिया जूनोसिस फ्रांसिस टुलरेंसिस की वजह से होता है। क्लियर। ओके, इट इज़ प्राइमरीली अ डिजीज ऑफ वाइल्ड एनिमल है। जो फ्रांसिसिला टुलरेंसिस है, इट इज़ अ क्लास ए बायो टेररिज्म एजेंट है, क्लास ए बायो टेररिज्म एजेंट होता है। क्लियर। ओके, तो ये फ्रांसिसिला टुलरेंसिस की वजह से हो सकता है। कैट स्क्रैच डिजीज भी कह सकते हैं, बाइपोलर स्ट्रेनिंग की वजह से कोक्वाइड अपीयरेंस होती है। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर होता है, हेडेक होता है, माइल्जिया वगैरह देखने को मिलता है। क्लियर। बाकी बार्टुनीला हंसी, बार्टुनीला को ट्रेंच फीवर भी कहते हैं। क्लियर। उसको 5 डे फीवर भी कहते हैं, ट्रेंच फीवर भी कहते हैं, अर्बन ट्रेंच फीवर भी कहते हैं। ये बॉडी लॉस की वजह से होता है। क्लियर। क्वांटन फीवर या क्यू फीवर या ट्रेंच फीवर बार्टोनिला क्विंटा की वजह से होता है। नहीं, वो कोई फीवर तो कॉक्सिला बर्निटी की वजह से होता था। क्लियर। तो ये बॉडी लॉस की वजह से होता है, हेड लॉस की वजह से नहीं होता। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, रिकिट्स या कोरानी इंडिया है, कॉक्सिला बर्निटी क्यू फीवर कराती है। एपिडेमिक टाइफस इस काज बाय एपिडेमिक टाइफस, ये लाउस से होता है। क्लियर। और इसके बाद रिकेट्स या टाइफी म्यूरिन टाइफस करवा देता है। इसके बाद जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है हमारा, मॉस्किटो बोर्न होता है, मॉस्किटो वेक्टर ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो क्या होती है हमारी क्यूलिक्स मॉस्किटो होती है, मोस्ट कॉमन होती है ट्राइटा, ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा, इन योर हिंचस, क्यूलेक्स विष्णुई है, क्यूलेक्स विष्णुई है। बाकी एक्स्ट्रा देख लेते हैं, लाइक चिकनगुनिया का एडीज होता है, कायासोनर फॉरेस्ट डिजीज टिक्स से होती है, हार्ट टिक्स से होती है। मलेरिया एडीज होता है, इसकी 2 होती है, क्यूल्सी फैंसीज और स्टीफेंसी। स्टीफेंसी होती है अर्बन के लिए, मेमोनिक का सारा है। क्यूल्सी फैंसीज रूरल एरिया के लिए होती है, क्यूल्सी फैंसीज किसके लिए होती है? अर्बन के लिए होती है। एडीज एजिप्टा, एडीज अल्बोपेक्टस होता है। क्लियर। इसके बाद सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए सुरक्षा सेंटर उसको छोड़ देते हैं। ओके, सर्विकल कैंसर, ओनली सर्विकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन। 6, 11, 16, 18 से होता है। क्लियर। 6, 18 की वजह से मैक्सिमम रिस्क होता है। वैक्सीन इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इधर 2, 4 या सारी नॉन टाइप्स के लिए होती है। 3 HPV वैक्सीन बनाई गई है। ओके, एक है करवैरिक्स है, करवैरिक्स होती है 16, 18 के खिलाफ मारती है, जबकि गर्दासिल होती है चारों को मारती है। क्लियर। गर्दासिल हॉस्टल बॉयज़ के लिए और गर्ल्स दोनों में दिया जा सकता है। क्लियर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन होती है रिकमेंडेड होती है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। ओके, दोनों के लिए होती है, एज 11 और 12। ओके, ठीक हो गया। इसकी बात है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉलरा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? कॉलरा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 5 दिन तक हो सकता है, 5 दिन तक। ओके, रट्टा मार लेना। चिकन पॉक्स है, फॉलोइंग डिजीज आर नोटिफाइबल टू द WHO इन जिनीवा। तो C5 कॉलरा, प्लेग और येलो फीवर वायरस है, जबकि हमारे जो इंटरनेशनल सर्विलेंस के अंदर आते हैं, मैंने निमोनिक बताया था बहुत गंदा सा, PTI या PTI RMS। तो RMS के अंदर PTI पोलियो आ जाएगा, T से टाइफाइड आ जाएगा, इसके बाद I से हमारा इन्फ्लुएंजा आ जाता है, RMS से रिलैप्सिंग फीवर आ जाएगा, रेबीज़ आ जाता है, इसके अलावा आपके मलेरिया आ जाएगा, साल्मिनोलोसिस आ जाएगा। कॉलरा, प्लेग, येलो फीवर आदर नोटिफाइबल डिजीज होती है 2 दिन एंड बिफोर एंड 5 डेज आफ्टर। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 5 डेज। मिमोनिक रूल ऑफ 25 एंड 45 कहते हैं मीजल्स के लिए 4 से लेकर 5 दिन होता है, यानी चिकन पॉक्स इज इन्फेक्टिव 2 days before the appearance of rash and 5 days after the rash disappearance. Clear. Infective period, measles is infective 4 day before। 2, 5 और 4, 5 लिखा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है यार। ओके, बाकी इंक्यूबेशन पीरियड लिखा हुआ है मेजल्स का 2 हफ्ते तक होता है, इन्फ्लुएंजा का 3 दिन तक होता है, चिकन पॉक्स का भी इतना ही होता है ऑलमोस्ट। ओके, नोसोकोमियल इन्फेक्शन आपको 48 आवर्स में देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन स्टाफ ऑरियस की वजह से हो सकती है मोस्ट कॉमनली।
इसके बाद साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है। ओके, प्री इरिथ्रोसाइटिक क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजोइट इन द लीवर होती है। तो जो मीरोजोइट रिलीज होते हैं उनको क्रिप्टोजोइट बोलते हैं और ये कोई सिम्टम नहीं कराते। इरिथ्रोसाइटिक इसमें आरबीसी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। गैमेटोगोनिया एक्सो इरिथ्रोसाइटिक है। ओके, बाकी स्क्रब टाइफस हमारा से होता है, ट्रोम्बिकुलाइट से होता है। बाकी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर रिटेक टाइफस से होता है, रिकेट्स या रिकेट्स से होता है। कायसनर फॉरेस्ट डिजीज ये फ्लैबी वायरस की वजह से होता है, हार्ट टिक्की से कैरी होता है। डेंगी आर्बो वायरस से होता है, डेंगी वायरस 1 2 3 4, आर्बो वायरस सीरो टाइप 4 सीरो टाइप होती है। येलो फीवर होता है फ्लैबी वायरस फिब्रिकस एडीस एजिप्टाइस से होता है। क्लियर। इसके बाद बैंक्रॉफ्टिया एनोफिलीस है, मलेरिया करती है। क्यूलिक्स न्यूजन मॉस्किटो है, जबकि एनोफिलीस सोफिस्टिकेटेड है। एडीज हमारी होती है, हमारी एडीज है, जबकि मैंसोनाइट्स हमारी ब्रूगियन फिलारियसिस कैरी करती है। मीजल्स है 10 से लेकर 14 दिन यानी 2 हफ्ते का होता है। कॉप्लिक स्पॉट होती है, बकल म्यूकोसा होता है, सेकंड मोलर टीथ होती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल इन द यंग चिल्ड्रन तो टाइटस मीडिया होता है। लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर एसएसपी हो सकती है। ट्रायड ऑफ CRS कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस और डेफनेस हो सकती है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जिसमें PD हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है। क्लियर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजली हमला करता है, जबकि मम्स की वजह से कोरोकाइटिस हो सकता है। मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स क्या होती है, शिंगल्स होती है, जबकि मीजल्स की वजह से SSP हो सकती है। ओके, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनिसोफ्लाइटिस हो सकता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट ये प्रीवैलेंस को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि पास्ट के प्रेजेंट इन्फेक्शन है। रिमेंबर ये अदर टर्म आना कि पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज नॉट अ कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। ओके, ठीक हो गया। क्लियर। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जबकि मॉन्टेस टेस्ट ये भी स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। जबकि स्पूटम स्मीयर एग्जामिनेशन है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है, जबकि सपोर्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट चेस्ट एक्सरे आ जाएगा। स्पूटम वाला ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे हमारा क्या होता है, हमारा सपोर्टिव डायग्नोस्टिक है, स्पूटम स्मीयर एग्जामिनेशन है। क्लियर। AFP को देखते होते हैं, जीन नेल्सन स्टेनिंग होती है। ओके, इसके बाद है कि जो आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन से रेजिस्टेंस आ जाए, ओके, तो उसको मल्टी ड्रग बोलते हैं। एक्सटेंजिक के अंदर फ्लोरोक्विनिलोन एंड रेजिस्टेंस टू द एनी ऑफ द सेकंड लाइन हमारी आ जाती है ड्रग। ओके, सेकंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग आउट ऑफ 3 कौन कौन सी है, कानामाइसिन, अमीकासिन और कैप्रियोमाइसिन आ जाती है। ओल्डर डेफिनेशन ऑफ क्या होती है, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन और रेजिस्टेंस टू द एनी, ठीक हो गया, ये आ जाती है। मल्टी ड्रग के अंदर आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिन की रेजिस्टेंस आ जाती है। इसके बाद केस डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ, तो जो गुड स्पूटम एग्जामिनेशन। ओके, अब डॉट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डॉट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, डॉट्स में डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी आती है। इसमें पॉलिटिकल डॉट्स के कंपोनेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, गुड क्वालिटी स्पूटम माइक्रोस्कोपी। ओके, इसके अलावा अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग, अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ये चीज़ें आना शुरू कर देती है। कल्चर के अंदर जीन स्टेनिंग होती है, डायग्नोस्टिक है। लेप्रोसी के लिए क्या करोगे आप, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, इसके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। तमाम माइकोबैक्टीरियल एग्जामिनेशन कहती है कि एसिड फास्ट होती है तमाम माइक्रो। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेशनल TB वाला इसको छोड़ देते हैं, चाइल्ड बिलो द 6 ईयर्स वाले में करते होते हैं। ड्रग्स है रेबीज, लाइसा वायरस टाइप 1 की वजह से होती है। ओके, इंटरमीडिएट होस्ट इसका डॉग होता है लाइसा, और ह्यूमन इसके डेड एंड होस्ट होते हैं। रैट बाइट या ह्यूमन बाइट इसकी वजह से रेबीज नहीं होता। इन्फेक्टेड रैट यूरिन की वजह से लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। क्लियर। जूनोटिक डिजीज एनिमल से लेकर ह्यूमन की तरफ होता है, बाई ट्रांसमिटेड बाई यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड रैट, एनिमल्स की वजह से हो सकता है। क्लियर। इसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन हम यूज़ करते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए। जिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं ट्रैकोमा के लिए, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से लेकर 12 दिन होता है। ठीक है। सेफ स्ट्रेटजी, सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेस वॉश, एनवायरमेंटल हाइजीन होता है। जिथ्रोमाइसिन ज़्यादा अच्छी होती है। सेफ स्ट्रेटजी और सेफ डिलीवरी स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क होता है, सेफ डिलीवरी स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं न्यूनेटल टेटनस के लिए, जबकि न्यूनेटल टेटनस को हम 8th डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 दिन होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन की तरफ आ जाती है। एजुकेशन लिखा हुआ है, इनहेलेशन, न्यूमोनिक प्लैग होता है, लंग इन्फेक्शन का होता है, यर्सिनिया पेस्टिस की वजह से होता है। क्लियर। ठीक हो गया, बुबोनिक प्लैग भी कह सकते हैं। WHO कॉन्सिडरेशन फॉर ट्रैंक्युलोसिस एडिकेशन, तो साइक्लोप्स को कंट्रोल करना जो कि ट्रैंक्युलोसिस करवाती है। ओके, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन एंड द वेयरेंस एक्टिव रिसर्च है। इसके बाद नीरिडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल आ जाती है। इसके बाद क्यूलेक्स है, मोस्ट द कॉमनेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वेक्टर कौन सा होता है, प्लैग का रैट फ्ली होता है, जिसको चियोप्सिस, जिनोप्सिला चियोप्सिस बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया, रैट फ्ली। दूसरे भी लिखे हुए हैं, क्यूलिक्स की होती है लिम्फेटिक फ्लैरियसिस और जापानिक इंसेफ्लाइटिस के लिए होती है, जिसका नाम है क्यूलिक्स ट्राइटा इनियोराइनकस। ओके, आगे बेस्ट मार्कर ऑफ HIV प्रोग्रेशन, तो CD4/CD8 रेशो होती है। नॉर्मल CD4 काउंट 900 से लेकर 1400 तक होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन 500 से कम देखने को मिलता है। और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कब स्टार्ट करनी है, जब 350 आना शुरू हो जाती है। क्लियर। जो लेटेस्ट गाइडलाइन होती है कहती है कि CD4 को ना देखो, बल्कि स्टार्ट हो जो थेरेपी करना। और इसके बाद है, इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इबोला वायरस, कहते हैं इबोला वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से फैलता होता है थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द ब्लड सिक्रेशन होता है।
ओके, सेफ वाटर एंड द कॉलरा क्या है, एक्यूट डायरियल डिजीज है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड कॉलरा का कितना होता है, 5 दिन तक होता है, लेकिन 1 से लेकर तक होता है। फर्स्ट स्टेप इन द एपिडेमिक, तो आपने वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस होता है, फिर आपने एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन आना शुरू हो जाती है। क्लियर। कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ कॉलरा के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं 500 मिलीग्राम बिट फॉर 5 डेज। क्लियर का इंक्यूबेशन पीरियड भी इतना ही होता है। इसके बाद ओरल कैंसर है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओरल कैंसर साउथ ईस्ट एशिया में टोबैको चूइंग या टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, ल्यूकोप्लेकिया। ओके, बाकी है हम कार्सिनोमा ऑफ हार्ट पैलेट है, तो कहते हैं कार्सिनोमा ऑफ हार्ट पैलेट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू रिवर्स स्मोकिंग ऑफ सिगार, चुट्टा लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद नेशनल है, ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो चुका है ये। Scattered case which occur widely separated in the space and the time.